बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंसेस एंड सीरीज। जी, जैसा कि ये नाम से जाहिर है आप थोड़ा सा फेमिलियर होंगे सीक्वेंसेस एंड सीरीज के बारे में। थोड़ी सी मोटिवेशन इसके बारे में आपको ये दे देती हूँ कि आपने क्या देखा कि अगर आपके पास कोई भी कलेक्शन दी हुई हो, ठीक है, लाइक आपके पास इस तरह से कलेक्शन गिवन है, A is equals to 1 1 2 4 6 A B C कुछ भी, ठीक है। तो ऐसी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, एक अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है, ठीक है, अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। एंड देन अगर आपके पास इस तरह से क्राइटेरिया आ जाता है कि आप इसको एक उसूल के अंदर बांध देते हैं, ठीक है, कोई भी मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, इट इज एन अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। एक अनऑर्डर्ड है, इसके अंदर रेपिटेशन भी है, ठीक है, फिर इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स भी हैं। डिफरेंट टाइप्स का मतलब है कि इसके अंदर नंबर, लाइक आपके पास क्या है, इसके अंदर नंबर्स भी पाए जा रहे हैं, इसके अंदर अल्फाबेट्स भी पाए जा रहे हैं। ये दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, लेकिन ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है ना। अब अगर आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, आप एक रूल कॉन्स्ट्रेंट अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर कि आपका जो कलेक्शन है, ठीक है, वो उसमें दो प्रॉपर्टीज आपके पास पाई जाए। फर्स्ट वन इज द वेल डिफाइंड, ठीक है, एंड सेकंड वन इज द डिस्टिंक्ट, ठीक है। वो वेल डिफाइंड हो और वो डिस्टिंक्ट हो। अगर आप इन दो प्रॉपर्टीज को इकट्ठा कर देते हैं, देन आपके पास वो कलेक्शन क्या कहलाती है, उस कलेक्शन को हम नाम देते हैं एक सेट का, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं जो आपके स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, वो क्या कहलाता है, आपके पास एक सेट कहलाता है। लाइक इसके अंदर से अगर मैं एक सेट बनाना चाहूँ, आप कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर से इधर से एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स थोड़ा मिस करते हैं इस चीज को, यहाँ से 1 2 4 6 ये भी एक सेट है, यहाँ से अल्फाबेट्स का भी एक सेट बन रहा है। इवन अगर मैं रेपिटेशन जस्ट खत्म कर दूं, 1 2 4 ए, बल्कि मैं ए और बी लिख दूं जस्ट, ये भी एक सेट है। बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं ना, इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर आप सेट बना रहे हैं तो किसी में भी दूसरी आपके पास स्पीशीज नहीं आ सकती, ऐसा नहीं होता। ये एक सेट है बिकॉज इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, डिस्टिंक्ट है, वेल डिफाइंड है। क्या कोई इसमें कोई ऐसी चीज है जो डिफाइन ना हो? नॉट वेल डिफाइंड का क्या मतलब आप लेते हैं, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। नॉट वेल डिफाइंड का मतलब होता है बेसिकली इसमें फर्स्ट जो आती है वो क्वालिटीज आती है, ठीक है। आपकी जो क्वालिटीज होती हैं किसी की भी, वो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में वेल डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और मैं उससे कहती हूँ मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, लेकिन जब वो कंप्यूटर की क्लास में जाता है तो कंप्यूटर के सर को वो नहीं अच्छा लगता, यानी कि अच्छा नहीं लगता मतलब वो उस यानी कंप्यूटर में अच्छा नहीं है, उसकी एक अच्छी क्वालिटी नहीं है कि वो मेहनती है। जबकि मैथ्स में उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, वो मैथ्स में अच्छी स्टडी करता है, मैथ के लिहाज से मुझे हार्ड वर्किंग लगेगा। लेकिन जब वो कंप्यूटर में नहीं करता, ठीक है, कंप्यूटर की तैयारी वो उस तरह से नहीं करता, देन कंप्यूटर के टीचर को वो हार्ड वर्किंग नहीं लगेगा। इसी तरह किसी दूसरे टीचर को वो हार्ड वर्किंग लगेगा और किसी को नहीं लगेगा। तो वो उसकी जो क्वालिटी है हार्ड वर्किंग, वो कोई डिफाइन नहीं की जा रही, ठीक है। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है ओवरऑल डिफाइंड हो, ठीक है। ये नहीं है कि किसी को कुछ लग रहा हो किसी को कुछ रहा। तो किसी की भी जो क्वालिटीज होती है ना, वो वेल डिफाइंड नहीं होती, नॉट वेल डिफाइंड में आ जाता है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फेवरेटिज्म, ठीक है, या फेवरेट्स आपकी जो है ना, कोई भी फेवरेट ऑब्जेक्ट्स की बात आप कर लो, फूड्स की, लाइक आपके पास ऑब्जेक्ट्स में मतलब आपका फूड ले लिया जाए,
फिर आपकी जो है ना फेवरेट आपकी हॉबीज ले ली जाए, तो इस तरह की जो चीजें होती है ना एक्सेट्रा, ये भी वेल डिफाइंड नहीं होती। लाइक अगर कहा जाए कि अगर किसी को चिकन पसंद है, ठीक है, चिकन उसको बहुत अच्छा लगता है, किसी दूसरे बंदे को नहीं भी अच्छा लगेगा, ये क्वालिटी तो ना हुई, ये कोई वेल डिफाइंड बात तो ना हुई। ठीक है, यहाँ से आप कहते हैं अ कलेक्शन ऑफ ऑल द फेवरेट फूड्स ऑफ अली या फेवरेट डिशेज ऑफ अली, ठीक है। देन अब अली की जो फेवरेट डिशेज आ जाएंगी वो तो हमने कलेक्शन इकट्ठी कर ली, फिर आप इसी के अंदर ऐड करें अली एंड आप जो है ना, या फिर आप कर लें कलेक्शन ऑफ फेवरेट डिशेज, ठीक है। सिंपली भी अगर आप कर लें, आप वो डिशेज ऑफ अ हाउस कर लें, ठीक है, ऑफ अ फैमिली अगर आप कर लें, तो उस फैमिली के हर बंदे की अपनी फेवरेट डिश होगी, ठीक है, तो उसकी कलेक्शन आप नहीं बना पाए, दैट्स व्हाई। तो ये जो क्वालिटीज होती हैं, जो फेवरेटिज्म होता है, इस तरह की जब करेक्टरिस्टिक्स आपके पास आ जाती है तो वो वेल डिफाइंड नहीं रहती, ठीक है। डिस्टिंक्ट का आपको पता है कि रेपुटेशन नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास ये कलेक्शन, अब आप अगर 1 2 और ए बी को देखें, देन इसमें कोई नॉट वेल डिफाइंड वाली बात नहीं है, 2 अल्फाबेट्स है, 2 नंबर्स है। आप इनको नंबरिंग में बताना चाहें तो आप कह सकते हैं, या आप इसको यानी कि उसमें बताना चाहें, स्टेटमेंट में बताना चाहें तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स एंड फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स, क्लियरली इट इज द सेट ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स एंड फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स। क्या डिफरेंट है इसमें, क्यों नहीं आप बता सकते, इसको बता सकते, इट इज आल्सो अ सेट, ये एक सेट है। बस यही होना चाहिए आपके पास कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हो, आप इसको ये सेट का नाम दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते, देखिए ना, ये एक सेट जो है यूनियन है 2 सेट्स की, यूनियन ऑफ 2 सेट्स भी एक सेट नहीं होती, ठीक है। 2 सेट्स किस तरह से, इस सेट को आप क्या नाम देते हैं, अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है, एंड एक्स इज लेस इक्वल टू 2, ठीक हो गया। एंड इसको अगर मैं नाम देती हूँ the set of the set of first 2 alphabets, पहले 2 अल्फाबेट्स का आपके पास सेट बन गया, ये भी सेट है। तो 2 सेट्स की यूनियन क्या होती है, वो भी एक सेट होती है, सो सी इज आल्सो अ सेट। इस बात से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हुआ करें कि अगर दूसरी स्पीशीज का कोई अंदर दाखिल हो गया तो भी एक सेट ही है, ठीक है। लाइक आपका होम लिया जाए तो घर के अंदर क्या बात की जाती है, इंसान भी रहते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जानवर भी रखे जाते हैं, वो भी एक उसी कलेक्शन का सेट ही फॉर्म में आ रहे होते हैं, वो कोई बाहर तो नहीं चले जाते, ठीक है। तो ये सारी कलेक्शन जो होती है वेल डिफाइंड होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, देन वो क्या फॉर्म करती है, एक सेट बनाती है। तो एक अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में से आपने क्या निकाली है, एक कलेक्शन निकाली सेट की। लेकिन इसमें एक चीज आपने क्या की थी, इक्वालिटी ऑफ सेट्स आपने पढ़ा, उसके अंदर आपके 2 सेट्स जो है इक्वल भी कहे जा सकते हैं। वो इक्वल कब होते हैं, जब एक दूसरे में कंटेन करे, दूसरा पहले में। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको ए प्राइम का नाम देती हूँ, देन ए इज इक्वल टू ए प्राइम। ऐसा क्यों है, हमने कहा था कि a इज इक्वल टू बी, इक्वालिटी ऑफ सेट्स का क्या मतलब है, इफ एंड ओनली इफ, क्या क्राइटेरिया था, a कंटेन्स इन b, ठीक है, एंड b कंटेन्स इन ए बी में कंटेन करे और बी ए के अंदर कंटेन करे। अब आप देखिए, क्या ए बी के अंदर कंटेन नहीं करता, कंटेनिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, कंटेनिंग प्रॉपर्टी कहती है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए का हर एलिमेंट, इट शुड इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, ए का हर एलिमेंट बी में भी हो। अब ए का हर एलिमेंट देखें, 1 देखें, 1 मौजूद है ए प्राइम के अंदर, 2 देखें, 2 मौजूद है ए प्राइम के अंदर, 4 देखें, 4 मौजूद है ए प्राइम के अंदर, इसी तरह 6 देखें तो 6 भी मौजूद है। सो ए कंटेन्स इन ए प्राइम, तो यहाँ से आपकी इम्प्लीकेशन क्या आ गई, ए कंटेन्स इन ए प्राइम। एंड इन द सेम वे अब आप इधर से देखना शुरू करें, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें है, इसमें भी है, 1 इसमें है, इसमें भी है। सो ए प्राइम आल्सो कंटेन्स इन ए, एंड इन दोनों की इम्प्लीकेशन क्या आती है, ए इज इक्वल टू ए प्राइम। तो यहाँ से आपको क्या बात क्लियर हुई कि दोनों सेट्स क्या है, इक्वल है, यानी उनमें आप किसी भी फॉर्म में नंबर्स को तरतीब दे सकते हैं, ठीक है। एक अनऑर्डर्ड ही स्ट्रक्चर है आपका, लेकिन उस अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर के अंदर वो जो कलेक्शन थी, यानी अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर ही है आपका, ठीक है। लेकिन उसमें 2 क्वालिटीज आ गई है, इनको हम दोबारा से डिफाइन करते हैं और इसको थोड़ा क्लियर फॉर्म में लिखते हैं। एग्जांपल आपकी हो गई जी। क्या किया हमने कि हमारे पास कोई अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर था, ठीक है, या कलेक्शन थी हमारे पास,
ठीक है, उसमें हमने दो प्रॉपर्टीज ऐड, ठीक है, ऐड क्या किया हमने, कहा वो वेल डिफाइंड हो जाए और वो डिस्टिंक्ट हो जाए, ठीक है। देन वो हमारे पास किस चीज को डिफाइन करता है, वो बेसिकली हमारे पास एक सेट बना, जी। और अब देखें इसी के अंदर अगर अनऑर्डर्ड आपका स्ट्रक्चर लिया जाए, ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं, अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर लिया जाए, ठीक है, कोई भी अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर आपने लिया, उसके अंदर वेल डिफाइंड की कंडीशन वही रही, ठीक है, वेल डिफाइंड। अब अनऑर्डर्ड था मतलब किसी भी फॉर्म में हमें दिया हुआ था, लेकिन अगर उसके अंदर हम कोई ऑर्डर बना दें, ठीक है, वेल डिफाइंड प्लस ऑर्डर डिस्टिंक्ट की अब यहाँ पे कंडीशन जो है फॉलो नहीं करती, देन सच अ कलेक्शन इज नोन एज अ सीक्वेंस। हम किसकी तरफ चले जाते हैं, एक सीक्वेंस की तरफ। तो यहाँ से आपको सेट और सीक्वेंस में डिफरेंस भी क्लियर हो गया कि जो सेट होता है उसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं होती, ठीक है, लेकिन उसमें ऑर्डर भी नहीं पाया जाता। आपके लिए 1 2 4 6 भी वही सेट है और आपके लिए 2 4 6 1 भी वही सेट है, ठीक है। लेकिन जब आप सीक्वेंस के अंदर आ जाएंगे ना, तो सीक्वेंस के अंदर आपका ये जो तरतीब होगी 1 2 4 6 की, ये इक्वल नहीं होगी 2 4 6 1, ठीक है। ये आपके पास क्यों इक्वल नहीं होगी, यहाँ अब आपका एक क्वेश्चन जो है ना अराइज हो जाता है कि ये क्यों इक्वल नहीं होती। वहां जाके आप देखेंगे दो सीक्वेंसेस कब इक्वल होते हैं और उनका क्या क्राइटेरिया होता है। क्या एक क्वेश्चन ये अराइज हो गया, दूसरा आपका सीक्वेंस के अंदर आ गया कि उसमें ऑर्डर पाया जाए, ऑर्डर मतलब तरतीब बहुत जरूरी है, सेट के अंदर ये बात आपकी जरूरी नहीं है ना। व्हाट इज द सीक्वेंस, सीक्वेंस आपके अनऑर्डर स्ट्रक्चर में से एक कलेक्शन आप ले लेते हैं, कोई भी फॉर्म में हो सकती है, लाइक आपके पास इस तरह से कोई नंबर लिखे हो 1 1 3 4 5 6, इस तरह से 9 एंड सो ऑन, इसी तरह से बहुत सी टर्म से आपसे एक कलेक्शन सी बनी हुई है, ठीक है। अगर इस कलेक्शन को आप इस फॉर्म में बना सकें कि आप इनकी वन जो है ना इनको काउंट कर सकें या इनकी एक तरतीब बना सकें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ, वन 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 को आप वन का नाम दे, वन के साथ रिलेट कर सकें, फिर वन को अगेन 2 के साथ, फिर इसको 3 के साथ, इसको 4 के साथ, इसको 5 के साथ, इसको 6 के साथ, इसको 7 के साथ एंड सो ऑन। इसी तरह से आपके पास अगर ये तरतीब बनाई जा सकती है, ठीक है, यानी आप एक तरतीब बता सकें इनकी विद नंबर्स, ठीक है, जो ये आप नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, यानी आप काउंट कर सकें काउंटिंग नंबर्स के साथ, अगर आप ये तरतीब बना सकते हैं, ठीक है, देन आपकी क्या चीज डिफाइन होती है, आपका ऑर्डर डिफाइन होता है। अब आप इस तरतीब को छेड़ नहीं सकते, लाइक आप अगर आप इसको इस तरह से बना देते हैं, इसी सीक्वेंस के अंदर अगर मैं इन टर्म्स को ऐसे कर देती हूँ, चले 1 और 1 की तो जगह चेंज हो नहीं सकती, सेम है, आप इसको सिर्फ एक टर्म को ही हिला दें, देन जब आप इसको नंबरिंग देंगे ना, देन वो नंबरिंग आपकी किस तरह से होगी, जब आप इसको काउंट करेंगे, अब इसको आप 1 का नाम दे रहे हैं, इसको आप 2 के साथ, अब इसको आप 3 के साथ कर रहे हैं और इसको आप 4 के साथ कर रहे हैं, बाकी सारे आपके वैसे हैं 6 7 एंड सो ऑन। तो ये आपका कभी भी इक्वल नहीं होते, ठीक है, यानी इसके अंदर ऑर्डर बहुत जरूरी है, सीक्वेंस के अंदर आपका ऑर्डर नेसेसरी है, इसमें आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, चेंजिंग ऑफ ऑर्डर विल चेंज द सीक्वेंस। ये आपके पास अगर एक सीक्वेंस दिया गया है तो उसका अगर आप एक टर्म को इधर उधर करते हैं, देन आपका सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इस सीक्वेंस को हम एक फंक्शन का नाम देते हैं। ये जो एक तरतीब होती है ना, सेट तो एक कलेक्शन हम इकट्ठी कर लेते हैं ना, लेकिन ये जो सीक्वेंस होता है ये बेसिकली एक फंक्शन की स्पेशल टाइप है, ठीक है। फंक्शन हमने क्या पढ़े थे, फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, एक रिलेशन होता है फ्रॉम अ सेट x टू y सच दैट कि x के हर एलिमेंट को
y की एक यूनिक एलिमेंट पे मैप किया जाता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x, ठीक है। x का हर एलिमेंट बिजी होना चाहिए और y का एलिमेंट उसका यूनिक होना चाहिए, ठीक है। y के आगे से y पूरा यूज हो रहा नहीं और वो एक अलग बात है, लेकिन एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आ जाए, ठीक है, और रेंज कुछ भी हो सकती है, लाइक अब वो जो रेंज है वो और भी हो सकती है, और वो आपके पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी भी हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अभी जो के लिए जो मैंने सेट वाई यूज करूंगी एक जनरल लेवल पे, ठीक है, फिर हम उस आर और सी पे बाद में जाएंगे। अगर एक आपको एक ऐसा फंक्शन बना लेते हैं आप फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू अ सेट वाई, ठीक है, देन उसके यानी किस तरह से आप डिफाइन करेंगे, एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू, लाइक आप उनको नाम दे लेते हैं y1, सॉरी y का नाम, yn का नाम देते हैं आप, ठीक है, या आप जो नोटेशन यूज करते हैं वैसे मैं वही नोटेशन यूज कर देती हूँ, an का आप नाम देते हैं, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। जब आप ये वाली तरतीब किसी भी सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कलेक्शन के लिए, देन सच अ कलेक्शन इज नोन एज, ये बेसिकली जो आउटपुट आपके पास आ रही होती है वो आउटपुट आपके पास क्या होती है, एक सीक्वेंस को डिस्क्राइब करती है। इसी चीज को आसान करने के लिए जैसे अगर हम देखें तो यहाँ से अगर इस कलेक्शन को देखें, एफ ऑफ 1 का आंसर क्या आता है 1, फिर से एफ ऑफ 1 सॉरी एफ ऑफ 2 का आंसर क्या आता है 1, फिर एफ ऑफ 3 का आंसर क्या आता है 3, एफ ऑफ 4 का आंसर क्या आता है 4, एफ ऑफ 5 का आंसर क्या आता है 6, और यहाँ से एफ ऑफ 7 का आंसर क्या आता है 9 एंड सो ऑन। ये आपकी टर्म्स आ जाती हैं डिफरेंट। और बिल्कुल उसी पॉइंट पे अगर मैं इस सीक्वेंस को देखती हूँ, ये सीक्वेंस अगर हम देखते हैं तो इसमें एफ ऑफ 1 का आंसर क्या आता है 1, एफ ऑफ 2 का आंसर क्या आता है 1, एफ ऑफ 3 का आंसर क्या आता है 4, एफ ऑफ 4 का आंसर क्या आता है 3, एफ ऑफ 5 का आंसर क्या आता है 5, एफ ऑफ 6 का आंसर क्या आता है 6, एंड नेक्स्ट आपके पास एफ ऑफ 7 का आंसर क्या आता है 9 एंड सो ऑन। अब इसमें यहाँ डिफरेंस देखिएगा, यहाँ आपको बात समझने वाली है कि ये दो कलेक्शन जो है जब ये सीक्वेंस में आती हैं तो ये एक दूसरे के इक्वल क्यों नहीं होती, जबकि जब इनको हमने सेट में लिखा तो ये इक्वल थी। तो यहाँ आपका ड्रॉबैक जो है ना यहाँ पे क्लियर होता है। देखिए ये एक फंक्शन है और आपने क्या पढ़ा था, यहाँ एक सिंपल हम रिवाइज कर लेते हैं। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के इक्वल कब होता है, इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, फॉर ऑल एक्स के लिए, ठीक है। दो फंक्शंस इक्वल कब होते हैं, जब उनकी फंक्शनल वैल्यूज सेम होती है, ठीक है, जब उन दोनों की फंक्शनल वैल्यूज सेम होंगी देन वो दोनों फंक्शन क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इस फंक्शन के अंदर देखें f1 इक्वल है 1 के, f1 इक्वल है 1 के, ठीक हो गया। f2 1 के इक्वल है, f2 भी 1 के इक्वल, f3 3 के इक्वल है, f3 4 के इक्वल। जी यहां मसला आ गया, ये आपको कॉन्ट्राडिक्टिंग एग्जाम्पल मिल गई, एक पॉइंट मिल गया जो क्या कहता है कि जब आपका 3 बिलोंग करता है x को तो f ऑफ 3 का आंसर क्या आता है 3। तो अगर इसको मैं g फंक्शन का नाम देती हूँ, ठीक है, ये डिफरेंट अगर फंक्शन का नाम देती हूँ, देन g ऑफ 3 मेरे पास किसके इक्वल आता है 4 के। इसका मतलब है f फिर g के इक्वल नहीं है। f g के इक्वल क्यों नहीं है, बिकॉज आपके पास f ऑफ 3 इज, आपको एटलीस्ट 1 नंबर चाहिए होता है जो इक्वालिटी ना हो। f ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू g ऑफ 3, लाइक आपको पता है 3 इज नॉट इक्वल टू 4, 3 4 के इक्वल नहीं होता। सो दैट्स व्हाई आपके ये दो सीक्वेंसेस जो है वो इक्वल नहीं है, इसी को मैंने g का नाम दिया। लाइक आप इसको डिफरेंट करना चाहें तो इसको g का नाम दें, बाकी वही क्राइटेरिया, ठीक है। फंक्शंस ये दो जिनकी डोमेन हमने क्या ली है नेचुरल, और को डोमेन कुछ भी y है, ठीक है, इसी तरह से ये नेचुरल, ठीक है। अब यहाँ आपका आंसर क्लियर होता है कि ऑर्डर कितना जरूरी है सीक्वेंस के अंदर, और सीक्वेंस में जब ऑर्डर आ जाता है वेल डिफाइंड तो बात इनमें है, ठीक है। तो ये जो कलेक्शंस होती हैं ये सीक्वेंस तब बनाती है जब इनमें से तरतीब को ना छेड़ा जाए, ठीक है, सीक्वेंस इसी को कहा जाता है। अब इसके अंदर एक चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सीक्वेंस की डोमेन हमेशा पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होगी, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस की डोमेन में अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी आ सकता है। इवन सम ऑथर्स प्रेफर करते हैं कि वो सीक्वेंस की डोमेन में नेचुरल की बजाय सेट ऑफ होल नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसकी हम नोटेशन देख लेते हैं कि नोटेशन किस तरह से यूज करते हैं। अब आप बजाय इसके कि आप इसको f ऑफ 1 लिखें, ठीक है, या इसको s ऑफ 1 लिखें या कुछ भी ऐसा लिखें,
इसकी बजाय इसको क्या लिखते हैं हम नीचे, ठीक है, ए के साथ इसको डिनोट करते हैं और इसके नीचे इंडेक्स यूज करते हैं, A1 फिर A2 A3 एंड सो ऑन। जब ये चीजें लिखे इसका मतलब है A1 1 है, A2 भी 1 है, A3 3 है एंड सो ऑन। इस तरह से आपकी सीक्वेंस की टर्म्स आ जाती हैं। तो ये वाला जो मेथड, जो तरीकाकार हम फंक्शन के अंदर यूज करते हैं, ये हमारा सिंपल फंक्शंस के लिए है, ठीक है। और जब फंक्शन की स्पेशल टाइप आ जाती है, सीक्वेंस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस। बाज आखिर जो एग्जामिनर जो है ना, या इंटरव्यू के अंदर जो है ना पूछा जाता है सीक्वेंस क्या होता है या सीक्वेंस और फंक्शन में क्या फर्क होता है, तो स्टूडेंट्स उधर उसमें डिफरेंस बताने बैठ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सीक्वेंस इज अ फंक्शन, सीक्वेंस एक फंक्शन ही होता है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप। तो आपका आंसर सिंपल दो लफ्जों का है, सीक्वेंस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो वहां से कुछ स्टूडेंट्स इस तरह से आंसर दे, वो सीक्वेंस को डिफाइन करने बैठ जाते हैं, उसमें वो कह भी रहे होते हैं, अब फंक्शन फ्रॉम एन टू एक्स जो है ना, आर ले लें, सी ले लें, वो एक सीक्वेंस को डिफाइन करता है, जबकि फंक्शन जो होता है वो एक ऐसा रिलेशन होता है जो एक्स। तो क्या डिफरेंस है? क्या एन एक सेट नहीं है? क्या वाई एक सेट नहीं है? वो रिलेशन ले रहे थे, वो भी एक सेट सी थे ना, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। बट sequence is a special type of function whose domain is a subset of natural numbers, or it is whole set जो है ना, as a whole आपके पास एक set of natural numbers आ जाती है, ठीक है। तो इस चीज को जहन में रखना है आपने। नाउ इसकी नोटेशन हमने क्या यूज की, A1 A2 A3 इंडेक्स में यूज किया एंड सो ऑन। इसी तरह आप इसको AN से डिनोट कर सकते हैं। और यही आपकी बात यहाँ पे क्लियर है कि सम आथर जो है ऐसा स्पेशल टाइप का फंक्शन जो सेट ऑफ होल नंबर से हो, उसको क्या नाम देते हैं, वो भी वो सीक्वेंस का ही नाम देते हैं। वो फिर A0 से शुरू हो जाता है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। बस वही है बात, और इसमें कोई डिफरेंट बात नहीं है, AN एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये भी आपका एक सीक्वेंस ही होता है। तो सीक्वेंस क्या होता है? एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन या तो नेचुरल नंबर्स का सबसेट होती है, या पूरा नेचुरल नंबर होती है, या होल नंबर्स का भी सबसेट हो सकती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? एक सीक्वेंस का नाम देते हैं। और सीक्वेंस और सेट में अगर फर्क पूछा जाए तो सीक्वेंस और सेट में फर्क क्या है? ऑर्डर का फर्क है, ठीक है। ऑर्डर का भी फर्क है और डिस्टिंक्ट वाली बातें भी फर्क है, ठीक है। सेट के एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होते हैं, उनमें रेपिटेशन नहीं पाई जाती, बट सीक्वेंस के अंदर रेपिटेशन पाई जाती है और उसमें ऑर्डर भी बहुत जरूरी है। आप ऑर्डर को ओमिट नहीं कर सकते सीक्वेंस के अंदर, सेट के अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन अब ये आता, क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है कि रियल सीक्वेंस और कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस से क्या मुराद है, ठीक है। ये तो डोमेन की बात है, सीक्वेंस आएगा फिर तो डोमेन तो फिक्स है ना, या तो एन होगी या होल होगी, दोनों में से किसी एक का सबसेट। लेकिन हमारा जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है उसके अंदर नेचुरल नंबर्स का लिया गया है, सो हम थ्रू आउट द सिलेबस जो है ना नेचुरल की ही बातें करेंगे, ठीक है। अब अगर आपकी डोमेन का तो फिक्स हो गया, अगर आपकी रेंज सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है, then such a sequence is known as a real sequence। उसको क्या कहते हैं? रियल सीक्वेंस कहते हैं। और ऐसा सीक्वेंस जिसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर लाई करती है, ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस। तो ये आपकी जो है ना एक शॉर्ट सी मोटिवेशन थी आपके जो है ना इसके चैप्टर के लिए, जो थ्रू आउट आपका चलेगा। और आपको पता है कि ये सीक्वेंसेस एंड सीरीज में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये आपका जो चैप्टर है ये थ्रू आउट आपका बीएससी के अंदर भी है, मैथमेटिकल मेथड्स बाय एसएम यूसुफ के अंदर आप इसका चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। फिर आप इसको एमएससी के अंदर रियल एनालिसिस के अंदर जाके डिटेल में पढ़ेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जाके आप इसको डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे, एंड देन फिर आप इसको फंक्शनल एनालिसिस के अंदर जाके इसका बड़ा यूज आएगा, मीट्रिक के अंदर, फंक्शनल के अंदर। यानी कि आप इसको पहले फर्स्ट ईयर के अंदर इसका शॉर्ट सा कोर्स पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन, फिर आप इसको बीएससी मेथड के अंदर जाके इसका चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 आएगा आपका। फिर आप रियल एनालिसिस के अंदर जाएंगे, रियल एनालिसिस के अंदर आपका चैप्टर 6 आ जाता है, प्लस आपका सीक्वेंसेस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस चैप्टर नंबर 9 भी आपका इसी से रिलेटेड आ जाता है। कुछ तरतीब चेंज भी होती है, बाज़ औक़ात इसको चैप्टर नंबर जो है ना 3 की तरफ ले जाते हैं, कुछ 6 की तरफ, तो ये आपके वही उसमें मतलब आप उसके अंदर इसको देखेंगे। फिर आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आ जाता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जाके भी आप इसको रीड आउट करेंगे। अगर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब की बुक को देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर ये आपका जो है ना 4th चैप्टर आई थिंक बन जाता है, 4th और 5th चैप्टर आपका बनता है,
ठीक है, जिसमें सीक्वेंसेस एंड सीरीज का कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है आपका। एंड नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आपका फिर आप इसको जो है ना इन सीक्वेंसेस की बातें आप मीट्रिक के अंदर करते हैं, ठीक है, वो उसका उसी का पार्ट आ जाती है। मीट्रिक स्पेसिस के अंदर करेंगे, फिर आप फंक्शनल एनालिसिस के अंदर इसके बड़े यूजेस देखेंगे, और इस सारी फंक्शनल एनालिसिस आपकी बेस ही सीक्वेंसेस पे करती है। फिर आप इसको टोपोलॉजी के अंदर भी देखेंगे, और टोपोलॉजी के अंदर जो आपकी T2 स्पेसिस होती हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि इनकी जो सीक्वेंसेस की लिमिट का कंसेप्ट डिफरेंट होता है, और बाकी टोपोलॉजिकल स्पेसेस जो होती हैं उनके अंदर इसके सीक्वेंस का कन्वर्जेंस का जो होता है कंसेप्ट वो डिफरेंट होता है। ये आपका थ्रू आउट आपने जो है ना एंड तक जाके इनको पढ़ते रहना है, ठीक है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज को। तो इनके साथ इन्होंने आपके साथ बड़ा लंबा चलना है, तो इसलिए बेहतर है कि हम इसको डिटेल फॉर्म में यहीं से पढ़ लें, फिर आगे जाके उसके साथ जो है ना हमारी दोस्ती होगी, फिर इनको समझना, हम इसकी जो नेक्स्ट इसकी एडवांसमेंट आएगी उसी को सीखते जाएंगे, क्योंकि पिछला हमारा क्लियर होगा। तो इसको आपने ध्यान से और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे इसको, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे और इसको डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने कोर्स की तरफ कि हमारे कोर्स के अंदर क्या चीजें डिस्क्राइब की गई है। जी, इंट्रोडक्शन में वही है, सीक्वेंसेस आर आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशंस। ये भी बात याद रखिएगा, मैंने एमएससी लेवल या एमफिल पीएचडी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन करते देखा है कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या फर्क होता है, और वो उस पर लंबी लंबी बहस कर रहे होते हैं बैठ के, उनकी डिबेट्स चल रही होती है बैठ के कि सीक्वेंस एक अलग ये होता है, प्रोग्रेशन ये होता है, सीक्वेंस में ये हो रहा था, और वो जी भी उनकी जो है ना दलीलें होती हैं, और वो समझ में भी नहीं आता कि उनकी दलील असल में है क्या, ठीक है। तो ये छोटी सी लाइन बड़ा कुछ है, तो इस बात को ज़हन में रखना है। सीक्वेंसेस आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशंस, इनको प्रोग्रेशंस भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ ये सीक्वेंस का तो मैंने आपको बता देना है, सीक्वेंस क्या होता है, तरतीब को कहा जाता है, ठीक है। एक अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर था, ठीक है, उसके अंदर हमने तरतीब बना दिया, उसको उसको काउंट किया जाने लगा है, उसने अपनी तरतीब को पकड़ लिया है, वो अपनी तरतीब को नहीं छोड़ता चाहे कुछ भी हो जाए। देन ये आपके पास क्या हुआ, सीक्वेंस। तो प्रोग्रेशंस क्या होती है, प्रोग्रेशंस भी यही होती है, ठीक है, तरक्की होना। तो तरक्की एक तरतीब से, प्रोग्रेस कहते हैं ना, तरक्की होना, आपके पास जो है ना इम्प्रूवमेंट जो आपकी होती हैं, ठीक है, यही क्राइटेरिया आपका यहाँ। तो प्रोग्रेस जो होती है वो भी एक तरतीब से ही होती है, एकदम से इंसान जो है ना बुलंदियों को नहीं छू लेता, ठीक है। बुलंदियों पे चढ़ने के लिए, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए भी एक हमें रफ्तार रखनी पड़ती है और उसके ऊपर चलना पड़ता है, एक हमें पूरा प्रोसेस जो है ना उससे गुजरना पड़ता है। तो वही प्रोसेस जो प्रोग्रेस जो होती है वो क्या होती है, एक तरतीब से निकलती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेशंस कहते हैं। तो ये आपकी सीक्वेंस से प्रोग्रेशंस एक ही चीज है, ठीक है। क्या यूज होते हैं, टू रिप्रेजेंट ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, नंबर्स की ऑर्डर्ड लिस्ट बतानी है, ठीक है। तो इसमें मेन बात जो याद रखने वाली वो ऑर्डर्ड है, बाकी वेल डिफाइंड तो सेट में भी होता है, सीक्वेंस में भी वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। एज द मेंबर्स ऑफ अ सीक्वेंस आर इन डेफिनेट ऑर्डर, क्योंकि वो एक डेफिनेट ऑर्डर में होते हैं, उनमें ऑर्डर पाया जाता है, सो उनमें एक कॉरेस्पॉन्डेंस बनाई जा सकती है बाय वन विद द नंबर दिस। फॉर एग्जांपल, इफ द सीक्वेंस दिस इज अप टू अनदर नंबर, देन सच अ कॉरेस्पॉन्डेंस कैन बी मेड। ये आप इजीली इसको जो है ना रीड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नाम बता सकें, ये मैं आपको सारा कुछ बता सकूँ, ठीक है। यानी कि सीक्वेंस क्या होता है, फंक्शन है जिसकी डोमेन सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होती है, ठीक है। ये अब आपकी, और उसकी फंक्शन है जिसकी सबसेट ऑफ n टू r और c जाएगा, ठीक है, वो r या c पे जाएगा। अगर वो r पे जाता है, ठीक है, देन वो कौन सा कहलाता है, रियल सीक्वेंस कहलाता है। कम्प्लेक्स का उसने यहाँ मेंशन नहीं किया, आप साथ कर लेंगे। अगर वो c पे लाई करेगा तो वो कम्प्लेक्स सीक्वेंस बनाएगा। आप इसकी नोटेशन क्या यूज किया करेंगे, बजाय इसके कि हम इसको a ऑफ n लिखें या f ऑफ n लिखें, हम इसको क्या लिखते हैं, an से डिनोट करते हैं। ये सारी चीजें भी आपकी क्लियर हो गई। और इसको हम an जो होती है उसकी क्या चीज को योग करती है, nth टर्म को शो करती है, ठीक है। और जो उसकी वैल्यूज आती हैं, जो आंसर्स आते हैं, ये क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। ये वही सारी चीजें, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। a1 उसकी फर्स्ट टर्म है, फिर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, उसी तरह से nth टर्म आपके पास, जिसको जनरल टर्म कहा जाता है ना। अब एग्जांपल दी गई, एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है कि टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस कैन बी रिटन बाय असाइनिंग, ठीक है। ये अब आपके पास nth टर्म भी दी जा सकती है, और अब आपको एक तरतीब, एक सीक्वेंस भी दिया जा सकता है जिसकी आपने nth टर्म निकाली। अब इस चीज की प्रैक्टिस हम कर लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से क्राइटेरिया यूज होगा। ब्लैंक स्पेस यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे चले, यहाँ ब्लैंक स्पेस में हम, ठीक है। अच्छा जी,
अब पहला तरीकाकार हम दो पार्ट्स में इसको कर लेते हैं। दो हमारे पास टाइप्स आती हैं। लाइक अगर हमें सिंपली सीक्वेंस की टर्म्स दी हुई है, ठीक है, 1 3 5 7 9 11 सो ऑन, ठीक है, और हमें कहा जाता है आप इस सीक्वेंस की nth टर्म बताएं, ठीक है। फिर आपको कोई nth टर्म दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है आप उसकी टर्म्स बताएं। तो ये एक आपकी एग्जांपल दी हुई थी, एक मैं ये लिख देती हूँ, मैं दो एग्जांपल्स आपके पास लिख देती हूँ। सेकंड एग्जांपल आप लिख लें an इज इक्वल्स टू 2n+3, सिंपल एक लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसके दरमियान कोई रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करनी है। रिलेशनशिप हम इसमें यहाँ से ढूंढ सकते हैं। ये आपके पास a1 है, ये a2 है, ये a3 है, a1 a2 a3 सीक्वेंस की टर्म्स है ना, a4 a5 a6 एंड सो ऑन। हमने ढूंढनी है nth टर्म। अब आप इन दोनों का डिफरेंस देखें, 3 - 1 इज 2, 3 - 5 - 3 is 2, 7 - 5 is 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2। तो आप देख रहे हैं इनके अंदर डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। सबके अंदर कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और वैसे भी आपको ये इजीली क्लियर है, ये आपके पास क्या दी हुई है, और टर्म्स दी हुई है। और टर्म्स को आप किस तरह लिखते हैं, 2n - 1 लिखते हैं, ठीक है, सॉरी 2n+1 लिखते हैं आप, ठीक है, जिसमें आप n को फ्रॉम नॉट भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से आपकी वैल्यूज आएगी। 2n - 1 आप कर दे तो आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको 1 से दिया, ठीक है। 2n+1 भी होता है, अगर नॉट से शुरू करें तो 2n - 1 करेंगे देन आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब अगेन आप इसमें से वैल्यूज निकाल सकते हैं। आप n की जगह 1 पुट करें, 2 × 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 2 - 1 दैट इज 1। a2 करें, 2 × 2 - 1 that is equals to 4 - 1 that is equals to 3। a3 करें, 2 × 3 - 1 that is equals to 6 - 1 that is equals to 5। a4 करें, 2 × 4 - 1 that is equals to 8 - 1 that is equals to 7। a5 करें, जितनी टर्म्स हैं उतनी हम निकाल लेते हैं, 8 - 1 7 हो गया, 10 10 - 1 9, ठीक हो गया। a6 करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 2 × 6 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 12 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 11 एंड सो ऑन। तो ये आप देख सकते हैं आपके उसी जो nth टर्म आपके पास निकली है वही, ठीक है। एक तो ये है कि आप इसको ऐसे ही लिख दें, या आपके पास एक तरीकाकार ये होता है कि आप इसको इस फॉर्म में लिखें, ठीक है, ब्रैकेट्स में, करली ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, जिस तरह से ये दिया। बिल्कुल उसी तरह अब आप इनकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आप फर्स्ट वन को देखें तो a1 टर्म पहले हम निकालेंगे। a1 टर्म क्या आएगी, 1 + -1 की पावर 1, ठीक है, जो कि किसकी इक्वल आ जाएगी, 1 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। a2 निकालें, दैट इज इक्वल्स टू 1 + -1 की पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 + -1 का स्क्वायर 1 1 + 1 2। a3 निकालें, a3 क्या आएगी, 1 + -1 की पावर 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 - 1 अगेन आएगा इक्वल टू 0। a4 निकालें, दैट इज इक्वल्स टू 1 + -1 की पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 1। इवन पावर्स आएंगी तो आंसर 1 आएगा, और ऑड पावर्स आएंगी तो आंसर -1 आएगा दैट इज इक्वल्स टू 2 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर आप चलते जाएं तो जब जब आपकी इवन पावर्स आएंगी आपका आंसर 2 आएगा, जब जब आपकी ऑड पावर्स आएंगी आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब है ये सीक्वेंस किस फॉर्म का है, 0 2 0 2 0 2 एंड सो, ठीक हो गया। और अगर इसका सेट बनाया जाए तो ये एक सीक्वेंस आपका शो कर रहा है, ठीक है, ये एक सीक्वेंस की टर्म्स आ रही हैं। लेकिन अगर इसका एक सेट बनाया जाए, सेट ऑफ सीक्वेंस बनाया जाए, उसमें तो फिर दो ही टर्म्स आएंगे ना, सिर्फ 0 और 2। रेपिटेशन तो अलाउड ही नहीं है सेट के अंदर, लेकिन सीक्वेंस के अंदर रेपिटेशन अलाउड है। सो ये तरतीब चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखी। ये एक सीक्वेंस मैंने लिखा है, ये मैंने सेट लिखा है। सीक्वेंस का जो की टर्म्स का जो सेट आता है, ठीक है, सेट ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। सेट ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस का मुराद होता है कि सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स आ रही हैं उनका सेट बना देना है। तो सेट बनाते हुए हमने रेपिटेशन अलाउड नहीं करनी होती, तरतीब हमने अलाउड
नहीं करनी होती। ये चीज आपने ज़हन में रखना है। बिल्कुल इसी तरह आप सेकंड वाली एग्जांपल भी कर सकते हैं, उसकी टर्म्स भी हम एवेलुएट कर लेते हैं। an किसके इक्वल है? 2n + 3 के। a1 निकालेंगे, a1 इज इक्वल्स टू 2 × 1 + 3, दैट इज इक्वल्स टू 2 + 3, दैट इज इक्वल्स टू 5। a2 इज इक्वल्स टू 2 × 2 + 3, 4 + 3, that is equals to 7. A3 is equals to 2 × 3 + 3. 2 3 is the 6. 6 + 3 9 आ जाएगा। 2 × 4 + 3, that is equals to 8 + 3, that is equals to 11 and so on। इसी तरह से आपकी टर्म चलती जाएंगी। तो अगर आप देखें तो ये आपके पास इवन ऑड ही है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 5 है आपके पास, 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ये आपके पास एक सीक्वेंस आ जाएगा जिसकी nth टर्म गिवन थी और आपने सीक्वेंस निकाल लिया। यही प्रैक्टिस आपकी यहाँ पे रहेगी कि आपको अगर nth टर्म दी जाएगी उसका सीक्वेंस डिस्क्राइब किया जाएगा, और अगर सीक्वेंस दिया जाएगा तो आपने उसकी nth टर्म लिखनी होगी। अच्छा, यहाँ पे सीक्वेंस को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये मैंने, बल्कि तीन तरीके आपके पास यहाँ पे हो गए ना। एक तो ये है कि आप उसकी सारी की सारी टर्म्स लिख दें, ठीक है, लाइक ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड आपका कौन सा हो गया? ठीक है, यानी कि ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया कि आप सारी की सारी टर्म्स लिख दें। दूसरा मेथड आपका ये दिया हुआ है कि आप उसकी जस्ट nth टर्म लिख दें। एक तीसरा मेथड भी होता है, ठीक है, जिसको रिकर्सिव मेथड कहा जाता है। ठीक है, रिकर्सिव मेथड का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर सीक्वेंस की कुछ टर्म्स के बारे में डिस्क्राइब कर दिया जाता है। लाइक a1 को वो कह देगा 1 है, फिर a2 को वो कह देगा 2 है, एंड फिर a3 को वो क्या करेगा, उसकी कोई nth टर्म बता देगा, लाइक n² + 1 कर देगा, ठीक है, या 1/2 जो भी आपके पास टर्म आ जाती है। सॉरी, a3 नहीं, यानी उस सीक्वेंस की पहली कुछ टर्म जो होंगी वो डिफरेंट होंगी उस जनरल टर्म से, बाकी सारा सीक्वेंस क्या होगा, एक तरह से डिस्क्राइब होगा। लाइक अगर आप इसकी टर्म्स लिखना चाहें 1 2, ये हो गई हमारी दो टर्म्स हो गई। अब हम इधर से a3 निकालेंगे। a3 किसके इक्वल आएगा? 3² + 1/2, 9 + 1/2, 9 2 = 18, 18 and 19/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 19 एंड सो ऑन। इसी तरह से बाकी टर्म्स निकलना शुरू हो जाएंगी। और इसको डिस्क्राइब करने का एक और, अगर ये जो nth टर्म है ना, इसको डिस्क्राइब करने का एक और मेथड भी है। वो एक और मेथड आप इस तरह से कर सकते हैं कि an आपका इन की फॉर्म में भी हो सकता है, लाइक an - 1 - an - 2, यानी कि जो आपकी पिछली दो टर्म्स है उनमें से माइनस करके, लाइक आप इसमें से अगर a3 निकालना चाहते हैं ना, वो क्या हो सकता है, a3 - 1 - a3 - 2, दैट इज इक्वल्स टू a2 - a1। इस तरह से आएगा आपके पास कि लास्ट टू टर्म्स का जो डिफरेंस है वो आपके सीक्वेंस की अगली टर्म्स को डिस्क्राइब कर रहा है। दो पहली बता दी। इसी तरह का रिलेशन आपको जो है ना चैप्टर नंबर 6 के अंदर मिलेगा, और हायर बुक जो आपकी सिलेबस है आपका सीक्वेंसेस एंड सीरीज पेपर, उसके अंदर भी मिलेगा। लाइक अब अगर आप a3 टर्म निकालना चाहते हैं, a2 - a1, दैट इज 2 - 1, दैट इज इक्वल टू 1। नाउ अगर आप a4 निकालना चाहते हैं, a4 क्या होगी, 4 - 1, ठीक है, 4 - 1 इज a3 - a2, दैट इज इक्वल टू 1 - a2 क्या था, 2, दैट इज इक्वल टू -1। अब आप देख सकते हैं आपकी डिफरेंट टाइप की जो है ना एक अलग तरह का सीक्वेंस आपको मिलेगा। a4 - a3, a4 क्या है, -1, -a3 क्या है, -1, दैट इज इक्वल टू -2। a6 अगर आप निकालते हैं वो क्या आएगा, a5 - a4, a5 क्या है, -2, -a4 क्या है, -1, माइनस इंटू -1, दैट इज +1, -2 + 1 इक्वल टू -1। a7 इवेलुएट करेंगे, दैट इज a6 - a5, a6 -1 है, -a5 है, -2, दैट इज इक्वल टू -1 + 2, दैट इज इक्वल टू 1। अब आप देख रहे हैं अप टू सो ऑन, आपकी ये सीक्वेंस क्या बनेगा, 1 यहाँ पे लिख लेते हैं हम,
अच्छा नहीं, वहां डिफरेंट था। अच्छा 1 2 A3 क्या था 1, ये टर्म आई है हमारे पास, ये टर्म्स आई हैं, इनको हम एक सीक्वेंस की फॉर्म देखें। तो आपके पास जो सीक्वेंस है वो रिकर्सिव रिलेशन में भी दिया जाए, रिकर्सिव मेथड या रिकर्सिव रिलेशन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो किसी फॉर्म में दिया जा सकता है 1 -1 -2 -1 1 एंड सो ऑन, इसी तरह से आपकी टर्म्स आती जाएंगी। तो ये एक रिलेशनशिप बताया गया। ठीक है, ये भी एक मेथड है सीक्वेंस को डिफाइन करने का। चलें अब जल्दी से चलते हैं हमारे बुक की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमारे पास आ गया सीक्वेंस के फाइनाइट और इनफाइनाइट होने का कंसेप्ट आ गया। अब डोमेन, चूंकि हमारे पास डोमेन पे बातें की जाएंगी, डोमेन हम कह रहे हैं सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी हो सकती है और वो बजाते खुद सारा का सारा नेचुरल नंबर्स भी हो सकता है। अब अगर आपके पास वो जो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डोमेन आती है, लेट अस सपोज कि A इज अ सबसेट ऑफ n एंड A इज फाइनाइट। अगर A फाइनाइट है और आपने एक सीक्वेंस डिफाइन कर लिया f, ठीक है, अब इसको f का नाम तो नहीं देंगे ना हम, an का नाम दें, an फ्रॉम A टू और C, जो भी आपके पास आ रहा है। ठीक है, देन आपका ऐसा सीक्वेंस क्या कहलाएगा, फाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि जिसकी डोमेन फाइनाइट हो जाए वो सीक्वेंस क्या होता है, फाइनाइट, क्योंकि डोमेन पे डिपेंड करता है सारा सीक्वेंस। लाइक आपके पास अगर 3 ही टर्म दे दी जाती हैं 1 2 3, तो उसकी जो आंसर्स भी कितने आएंगे, 3 आएंगे, चाहे वो जो भी आए A1 A2 A3, 3 ही आएंगे, रेंज भी क्या होगी, फाइनाइट होगी। So आपका सीक्वेंस क्या होगा, फाइनाइट होगा। इफ डोमेन ऑफ अ सीक्वेंस इज अ फाइनाइट सेट, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड अ फाइनाइट सीक्वेंस, अदरवाइज इट इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा। अब इनफाइनाइट सीक्वेंस होने का क्या मतलब है, इसकी कोई लास्ट टर्म नहीं हो सकती। ठीक है, लास्ट टर्म नहीं हो सकती। लाइक आपके पास जो हमने एग्जांपल लिखी थी 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, इसकी कोई लास्ट टर्म, इसकी nth टर्म जरूर थी 2n -1, लेकिन फिर भी इसके आगे भी बहुत सी वैल्यू, आप जो वैल्यू n को बढ़ाते जाएंगे आपकी ये चलता जाएगा, और नंबर्स लातदाद है। ठीक है, एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस हैज नो लास्ट टर्म, इनफाइनाइट सीक्वेंस की कोई लास्ट टर्म नहीं होती। ठीक है, तो ये सम एग्जांपल्स आपको दी गई हैं डिफरेंट सीक्वेंसेस की। ठीक है, किसी भी फॉर्म में आपके पास हो सकते हैं, ये आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है, यहाँ कुछ शॉर्ट सी फॉर्म में दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस क्या है। अगेन वही है कि वी राइट फर्स्ट 21st and 26th terms are the sequence whose general term given है, आपने इसकी सीक्वेंस की टर्म्स निकाल लेनी है। पहली निकालने के लिए n को 1, फर्स्ट 2, और सेकंड निकालने के लिए 2, 21 फर्स्ट निकालने के लिए 21 और 26 निकालने के लिए 26। सिंपली ये मैंने आपको मेथड बता दिया। अब अगर सीक्वेंस आपका इस रिलेशन में पता है, देखिए ये आप रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है आपके पास कि ये कोई भी बाकी टर्म्स क्या बताया गया और ये आपका A4 बताया गया, कोई भी एक टर्म बता देगा। ठीक है, जब उसने एक टर्म बता दी, बाकी आपके इस फॉर्म में है, तो आपने क्या फाइंड करना है, सीक्वेंस फाइंड करना। तो आप इजीली इसका सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। आप n को 2 3 4 से पुट करना, 2 से कैसे पता चलेगा, आप देखें ना, आपने सीक्वेंस में, आपको मैंने बताया यहाँ भी जो सीक्वेंस की बात शुरू होगी वो नेचुरल से होगी, नेचुरल होते हैं 1 से। ठीक है, अब जब इधर n और n-1 आया ना, तो यहाँ अगर आप 1 पुट करेंगे 1 -1 0, A नॉट टर्म तो अलाउड ही नहीं है यहाँ पे, तो दैट्स वाई हमें 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 2 पुट करेंगे तो क्या टर्म आएगी, A2 -A1 इक्वल टू 2 + 1, इस तरह से फिर हमारा एक रिलेशन बनना शुरू हो जाएगा और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं है जो आप ना कर सकते। नो इट्स अप टू यू। एक्सरसाइज नंबर 6.1, आपने क्या करना है, आपको nth टर्म दी हुई है। ठीक है, ये रिकरेंस रिलेशन की यहाँ तक आपकी nth टर्म की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, nth टर्म दी हुई है और आपने फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, आप इजीली निकाल सकते हैं। आप n को 1 पुट करेंगे, फिर आप 2 पुट करेंगे, फिर आप 3 पुट करेंगे, 4 करेंगे, बिल्कुल आसान सा काम है। ये आपको रिकरेंस रिलेशन दिए हुए हैं। ठीक है, इन रिकरेंस रिलेशन की रिस्पेक्ट से आप लास्ट वाले क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, रिकर्सिव रिलेशन या रिकरेंस रिलेशन, ये आपको रिकर्सिव रिलेशन से रिलेटेड किया, आप इसको भी कर सकते हैं। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की आपने इंडिकेटेड टर्म्स निकालने हैं। इंडिकेटेड टर्म्स मैंने आपको बताया कि आप इनमें जो है ना कॉमन वैल्यूज देखा करेंगे, क्या इनमें तरतीब सी आ रही है, जो ऑर्डर इनमें आ रहा होगा उसी ऑर्डर के अंदर आप इसकी टर्म निकाल लिया करेंगे। यही आपके पास है। लाइक इस तरह से जैसे आप इसको देखें, ये आपके पास ऑड टर्म्स ही यूज हो रही हैं लेकिन अल्टरनेटिंग साइन के साथ है, तो आप इनको अल्टरनेटिंग साइन के साथ लिख लेंगे। लाइक आप इनको, अब इनको शुरू कहाँ से करना है, पहला प्लस है। ठीक है, इसका मतलब है ये n+1 से शुरू हो रही है,
और साथ में क्या आ रहा है 2n+1, ये स्कैनर टर्म है, आप इसमें से 8 निकाल सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह आप इनका रिलेशनशिप देख लेंगे। जी, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आपने इंडिकेटेड टर्म्स निकालनी। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की भी आपने नेक्स्ट टू टर्म निकालनी है। बिल्कुल उसी तरह से आपने सीक्वेंस की टाइप चेक करनी है, किस तरह की क्या फॉर्मेशन उसकी आ रही है, एंड देन आपने इसको जो है ना नेक्स्ट टू टर्म्स निकालनी है। जी, तो ये आपकी 6.1 डन हो जाती है। आपका सीक्वेंस क्या होता है, उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है और क्या उसकी फॉर्मेशन होती है, वो आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस। ठीक है, अभी आप इसको डन कर लें। थैंक यू वेरी मच।